नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने और पीएम ने भी कहा है कि मास्क ही एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ाई में। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। सबसे पहले बात बंगाल में चल रहे सबसे बड़े दंगल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और टीएमसी ने प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दूसरे चरण में नंदीग्राम में भी चुनाव होना है, लिहाजा सभी दलों में इस सीट पर अपनी ताकत लगाने की होड़ मची है। बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह के 3 रोड शो और चुनावी जनसभा है। अमित शाह का पहला जो रोड शो होगा करीब दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में ही होगा। इसके बाद वो पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में पहुंचेंगे दोपहर करीब 1:30 बजे और पूर्व मेदिनीपुर के पौशकुड़ा पश्चिम में करीब 3 बजे उनका रोड शो होगा। इसके बाद शाम 5 बजे के करीब वो दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम में रोड शो करेंगी, जबकि मिथुन चक्रवर्ती शाम 4 बजे शुवेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम में रोड शो करेंगे और वोट मांगेंगे। तो पूरी ताकत नंदीग्राम में। दूसरे चरण के तहत जिन 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें से एक नंदीग्राम सीट भी है, जहां से मौजूदा विधायक है शुवेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला, ममता बनर्जी भी यहां से चुनावी ताल ठोक रही हैं, कड़ी टक्कर दे रही हैं। और इस सब के बीच कई रैलियां आज अमित शाह, ममता बनर्जी, मिथुन चक्रवर्ती की। मंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम में रोड शो करेंगे और इस वक्त हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां से रोड शो ये निकलेगा। मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रथ तैयार है। इसी रथ पर सवार होके बड़ो पुल से लेकर शिव मंदिर तक अमित शाह रोड शो करेंगे। और शिव मंदिर जो है ये रियापाड़ा में है। शिव मंदिर वही शिव मंदिर जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद ममता बनर्जी नॉमिनेशन भरने गई थी। और शिव मंदिर से अगर ममता बनर्जी ने जो घर किराए पर लिया है, अगर उसका डिस्टेंस की बात करें तो महज 600 मीटर की डिस्टेंस है। और जो ये रोड शो है बड़ो पुल से लेकर शिव मंदिर तक, उसका डिस्टेंस की बात करें जो अमित शाह आज करने वाले हैं वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर हो रही है। 12 बजे दोपहर 12 बजे के बाद ये रोड शो शुरू होगा और यहाँ पर यही वो रथ है जिस रथ पर सवार होके अमित शाह, शुवेंदु अधिकारी वो रोड शो करेंगे। और उसके पीछे जो है छोटे छोटे रथ होंगे जिस पर लाउड स्पीकर वगैरह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इन्हीं गाड़ियों में जो दूसरे नेता होंगे वो नेता सवार होंगे। और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है सुबह से ही लगातार इस पूरे इलाके में झंडे वगैरह लगा रहे हैं। बीजेपी के झंडे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से तैयारी है। कार्यकर्ताओं में जोश है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और पूरे झंडा वगैरह पूरे इलाके में लगाया जा रहा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये अमित शाह का रोड शो होगा नंदीग्राम में। और जहां रोड शो खत्म होगा उससे महज 600 मीटर की दूरी पे ममता बनर्जी का घर है। हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर सबकी निगाहें हैं। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला उनके पुराने सिपह सलार शुवेंदु अधिकारी से है। होली के मौके पर ममता ने एक रैली को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। शुवेंदु न घर के रहेंगे न घाट के। নন্দীগ্রামকে পেছনে রেখে কই তুমি যদি এতই নন্দীগ্রামকে ভালোবাসো কোনোদিনও তো বলনি দিদি একটা ব্রিজের প্রয়োজন ছিল। তুমি তো ইরিগেশন মিনিস্টার ছিলে, তোমাকে তো এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার করে রেখে দিয়েছিলাম, তোমার ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার করে রেখে দিয়েছিলাম, তোমার দীঘা তমলুক ডেভেলপমেন্টে তোমাদের চেয়ারম্যান দিয়েছিলাম, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান দিয়েছিলাম, কন্টাই ব্যাংকের চেয়ারম্যান দিয়েছিলাম, মিদনাপুর ব্যাংকের চেয়ারম্যান দিয়েছিলাম,
তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান দিয়েছিলাম, গভর্নমেন্টের তো 70% খেয়েছো, গভর্নমেন্টের 70% ভোগ করেছো, আর এখন সেই টাকাগুলো রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন অমিত স্যার আর বিজেপির। तो ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, शुभेंदु ना घर के रहेंगे ना घाट के। हम सीधे रुक लेते नंदीग्राम। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, 12 बजे अमित शाह का रोड शो होना है, लेकिन उससे पहले होनी है ममता बनर्जी की जनसभा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ना तो घर के रहेंगे ना घाट के, यानी ममता बनर्जी का सीधा सा उनका इशारा ये है कि वो जीत रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी वहां कैंप किए हुए 5 दिन के लिए। इतना डर क्यों है ममता बनर्जी को? अगर जीत को लेकर वो इतनी आश्वस्त हैं, क्या भवानीपुर में भी इतनी चिंतित थी जितनी नंदीग्राम के लिए दिख रही है ममता बनर्जी? देखिए, यहाँ से नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ी है, उनके खिलाफ जो है शुभेंदु अधिकारी हैं, और ममता बनर्जी जो है पिछले 5 दिनों से यहाँ पर डटी हुई है, और वो लगातार टाल भी ठोक रही है कि वो चुनाव यहाँ पर जीत रही है और शुभेंदु अधिकारी यहाँ से हार रहे हैं और उनके कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये साफ साफ कहते हैं कि यहाँ से ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं, अमित शाह के रोड शो से पहले ममता बनर्जी की जनसभा है, और इस तरीके से जो ये रैली है वो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को हमको लोग नहीं चाहिए, तो ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रोड शो की यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। ममता बनर्जी का जनसभा जो है अमित शाह के रोड शो से पहले है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रही है, नेताओं को धमका रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से वो कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से हारेंगे, लालच अच्छी बात नहीं है, तो वहीं बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो आखिरकार ममता बनर्जी पिछले 5 दिनों से नंदीग्राम में क्यों है। और जो रणनीति था बीजेपी का कि यहाँ पर से नंदीग्राम से ममता के खिलाफ शुभेंदु लड़े, और शुभेंदु के लड़ने से जो है वो यहाँ पर फंसा के रखा जा सकता है ममता बनर्जी को नंदीग्राम में। टीएमसी के पास जो एकलौता स्टार प्रचारक है वो ममता बनर्जी है, और अगर वो यहाँ पर फंस जाती है तो बाकी सीटों पर एज मिलेगा बीजेपी को। और ठीक उसी तरीके से देखा जा सकता है यहाँ पर रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है, और ममता बनर्जी यहाँ से अपने लियापाड़ा के घर से निकल चुकी है जनसभा के लिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं रैली में, अमित शाह के रोड शो में। अमित शाह का ये जो रोड शो है ये 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, और अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए ठीक है। अमित लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही डाल लिया है डेरा। सोमवार की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी के नेताओं को धमकी भी दी कि सेंट्रल फोर्स चुनाव के बाद चली जाएंगी और टीएमसी की सरकार बनी तो उन्हें देख लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक एक को नाम से जानती हैं, और चुनाव में जो गुंडागर्दी हो रही है प्रशासन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही किसी को बख्शा जाएगा। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि केंद्रीय सुरक्षा बल को कुछ और दिन यहां पर रहने दो ताकि वो बचे रहें। सुनिए क्या कहा ममता ने। এই গুন্ডাগুলোর নাম কিন্তু আমি জানি, আমি প্রত্যেকটা নাম জানি, খাতায় আমিও সযত্নে রক্ষা করব। আর দেখছি কার কত গুন্ডামির জোর আমি দেখছি। প্রশাসন গুন্ডামিকে বরদাস্ত করবেন না। প্রশাসনের মতো কাজ করবে। ইলেকশনের সময় বাইরের পুলিশ অনেক আসে, আর এখানকার পুলিশেরাও তাদের দোষ নেই, তারা ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে চলে। আমি মনে করি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব। ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। अमित लगातार हमारे साथ नंदीग्राम से बने हुए। अमित, वहां से तस्वीरें तो दिखाइए ही आप, लेकिन ममता बनर्जी एक तो नंदीग्राम में रहकर धमका रही हैं,
दूसरी बात यह कि 5 दिन उनका वहां पर कैंप करने की रणनीति क्या, किस बात का उनको डर है? क्योंकि ममता बनर्जी अपनी रैलियों में ये कहती रही कि शुभेंदु अधिकारी को मैंने कई बार टिकट दिया, वो नहीं जीत पाए, लेकिन मेरी वजह से जीते, जब भी जीते वो नंदीग्राम से। ऐसे में अगर जीत को लेकर वो आश्वस्त है, तो वहां पर उनकी 5 दिन निगरानी करने की रणनीति क्या है? आखिर किस बात का डर है ममता बनर्जी को? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का वहां पर ताकत लगाना अमित समझ में आता है, क्योंकि इस बार उन्होंने पार्टी भी चेंज की है, लेकिन ममता बनर्जी का इस तरीके से ताकत लगाने के मायने क्या? देखिए, जो धमकाने का मामला है गायत्री, उस धमकाने के मामले में बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है, क्योंकि खुद मेरी बातचीत हुई है जो नंदीग्राम के बीजेपी के प्रभारी हैं मनोरंजन मिश्रा, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग से को शिकायत करेंगे। और देखिए किस तरीके की, मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दूं, बीजेपी की ये जो रोड शो है, ये जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, वो सभी लोग शामिल होंगे और शुभेंदु अधिकारी होंगे। और इस रैली की भीड़, जिस तरीके से मेरी मनोरंजन मिश्रा से आज सुबह में बात हुई है जो नंदीग्राम के प्रभारी है बीजेपी के, उनका साफ साफ कहना था कि आरोप था कि ममता बनर्जी के रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, उनका जो पद यात्रा हो रहा है उसमें भीड़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में है और कुछ भी बोल रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है, वो जो है वो 5 दिनों से नंदीग्राम में है, क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है और इस वजह से ये सब कह रही है। बहरहाल उनका साफ साफ ये कहना है कि वो जो है वो लोग ममता बनर्जी के इस बयान पर वो चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। जो लोग हैं वो इस रोड शो में पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अमित लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बीती रात भीषण झड़प हुई है। बांकुड़ा में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि 8 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण के तहत डाले जाने हैं वोट। इस बीच बीती रात तारापुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता भी जख्मी हुए। दोनों तरफ के कार्यकर्ता हाथों में लाठी और डंडे लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर इन लोगों को भगाया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो ये बांकुड़ा, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर दूसरी चरण के तहत वोट डाले जाने, इस सब के बीच यहां हिंसक झड़प हुई बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच, जिसमें दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। और अब बात देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की। देश भर में कोरोना दिन ब दिन हो रहा है बेकाबू। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 56,211 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 271 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां पिछले 24 घंटों में 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के मामलों में 3,000 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इसमें सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए वो महाराष्ट्र में तकरीबन 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ऐसे में मुंबई की अगर बात करें तो अकेले मुंबई में तकरीबन 6,000 मामले सामने आए हैं, जिससे जाहिर तौर पर चिंता बढ़ गई है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए। ये आंकड़ा और बढ़ चुका है, 35,000 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले मुंबई शहर में कोरोना के करीब 5,900 मरीज सामने आए, 12 लोगों की जान चली गई। इस तरह पुणे की अगर बात करें, पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ है, भवानी सिंह जयपुर से, जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। 5,900 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में। दिवाकर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जरा वहां की तस्वीर दिखाइए।
सख्ती तो सरकार बढ़ा रही है, नियम तो लगातार लागू किए जा रहे हैं, लेकिन क्या पालन हो रहा है? देखिए गायत्री, मैं इस वक्त मौजूद हूं मेयर बंगलो पर, जहां पर मेयर थोड़ी देर में हो सकता है कि मीडिया से बात कर सकती हैं, क्योंकि बीएमसी ने एक नया आदेश निकाला है। जब से राज्य सरकार ने लॉकडाउन का संकेत दिया था, बीएमसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर बेड आरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल 2269 बेड जो है वो आरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें से 360 आईसीयू बेड्स हैं। और ये तैयारी बताती है कि हो सकता है कि सरकार ने जो संकेत दिए हैं उस पर लगातार विचार चल रहा हो और सब तैयारियां पूरी होने के बाद ऐलान हो सकता है सरकार की तरफ से लॉकडाउन का, जैसा संकेत सरकार ने कुछ दिन पहले दिया था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें गायत्री नजर आई हैं, जो दादर की सब्जी मंडी हो या फिर अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, वो तस्वीरें ही कोरोना केसेज के बढ़ने की सबसे मुख्य वजह है। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन जो है वो सख्ती नहीं दिखा रहा है जो सख्ती दिखाई जानी चाहिए, और इसके चलते लोग लापरवाह होकर जो है भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई में एक दिन पहले यह आंकड़ा 7000 को पार कर गया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाहियां की जा रही हैं उससे जो है खत्म करना होगा, तभी जाके कोरोना केसेज जो है वो कम होंगे। लेकिन लापरवाहियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि प्रशासन भी सिर्फ कागजों पर ही आदेश जारी कर रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो सख्ती दिखाई जानी चाहिए वो सख्ती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लौटेंगे दिवाकर आपके पास। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से भी बाज नहीं आ रहे। राजधानी के आनंद विहार इलाके से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। ये तस्वीर आपके सामने। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार आईएसबीटी फुट ओवर ब्रिज पर, और जरा यहां से तस्वीरें आसपास की दिखाते हैं कि किस तरीके से आज यहां पर भीड़ है, और बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जो कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आएंगे। देखिए, ये बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। इनसे पूछते हैं, मास्क कहाँ है आपका? सर कहता है मेरे गाड़ी में लगी है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मास्क की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पर भीड़ है, जो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हैं उन पर किस तरह की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो जो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसी तस्वीरें बेहद डराती हैं। और लगातार सरकारें भी यही अपील कर रही हैं कि लोग जो कोरोना नियम हैं उनका पालन करें, लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस जैसी जगहों पर जहां भीड़भाड़ के जो इलाके हैं वहां नियमों का पालन कराएं। यहां आसपास देखने पर कोई भी जिला प्रशासन की टीम यहां नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना के मामले जब दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो ये लापरवाही लोगों की तरफ से तो दिखाई दे रही है, तो वहीं जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, उनकी टीमें भी यहाँ आसपास के इलाकों से नदारद हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आइए दिल्ली की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभी रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की देखी, किस तरीके से दिल्ली के आनंद विहार इलाके में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क का। ये देखिए, एक शख्स मास्क उतार कर चल रहा है, मास्क है लेकिन मास्क उतार कर चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। हालांकि तस्वीरों में लोग मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें देख लीजिए। आनंद विहार की हमने तस्वीर आपको दिखाई, गाजीपुर मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बहुत सारे लोग तो यहां पर बिना मास्क के नजर आए। बड़ा सवाल खड़ा होता है, मास्क लगाएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ऐसे में कोरोना रुकेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं मामले। इम्यूनोजेनिक हैं, इफेक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों को इन विषयों के बारे में अभी भी डाउट है, तो मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि आप इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की बात को सुनो। सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बातें चलती हैं उन पर कतई विश्वास ना करें। ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद
शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी कि देश भर में 6 करोड़ 11 लाख कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन अपील भी उन्होंने लोगों से की कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आएं और वैक्सीन लें, जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी के तहत लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर विश्वास ना करें और मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। आइए बात राजस्थान की करते हैं, क्योंकि यहां पर भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं और सख्ती बढ़ती जा रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच हो रही है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। होली के बाद राजस्थान में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 7,800 हो चुके हैं और एक तस्वीर हम जयपुर के रेलवे स्टेशन की बताएंगे कि जैसे केसेस ज़्यादा बढ़े उसके बाद में जागरूकता बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जयपुर रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दिनों से तैनात है। और आज देख सकते हैं कि अभी जैसी ट्रेन पहुँची उसके बाद में एक एक का यहाँ पर जिसके पास रिपोर्ट नहीं है, जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से देखा जा रहा है। कहाँ से आए भैया? सूरत से आए। कोरोना की रिपोर्ट लेकर आए आप? कब की है ये? 26 मार्च और 27 था रिपोर्ट। तो आप देखिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप भी रिपोर्ट लाएं? साथ में कई लोग देखिए कि आप ये अच्छी बात है, जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर और रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि आप किस तरीके से, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जागरूकता बढ़ी है, वहीं पर कई ऐसे भी हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए आप भैया? आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ, सूरत से आए। आप सीधे क्यों जा रहे हो? चेक क्यों नहीं करा रहे हो? देखिए कि आप ये यहाँ से सारे लोग चेक करा के जा रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? प्लेरा से। अच्छा है, लेकिन आप सीधे आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं लोग कि सीधे निकल जाएं, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में होली पर हुई हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 16 लोगों को किया है गिरफ्तार, जबकि 300 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। नांदेड़ में एक दिन पहले होली के मौके पर जुलूस नहीं निकलने देने से नाराज लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। इस पूरे मामले में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 300 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। ये भीड़ किस तरीके से पुलिस पर टूट पड़ी थी, ये देखिए, गेट तोड़कर आगे बढ़ गए थे भीड़ में शामिल लोग और पुलिस रोकती रह गई, लेकिन पुलिस टीम पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। जानकारी के तलवार से पुलिस पर हमला किया गया। इसके अलावा ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोगों के हाथ में तलवार थी और वो पुलिस पर तलवार से हमला कर रहे थे और इसी वजह से 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। ये हाल तब है जब कोरोना के नियम के चलते कल पूरी तरीके से पाबंदी थी, उसके बावजूद भी लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए
धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग जुलूस निकालने पर आमादा थे। पुलिस ने रिक्वेस्ट की, पुलिस ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, तो फिर पुलिस पर ही ये कहर बनकर टूट पड़े। बेकाबू हो गई भीड़, गेट तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई और पुलिस पर जमकर हमला तलवारों के साथ। नांदेड़ में पुलिस पर हमला किया गया है। इसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ही हर साल हल्ला बोल जुलूस निकाला जाता है गुरुद्वारे की ओर से। दसरा, दिवाली और दशहरे के टाइम पर, दशहरे के वक्त पर हर साल यहाँ पर बड़े पैमाने पे जुलूस निकाला जाता है। लेकिन फ़िलहाल नांदेड़ में लॉकडाउन के चलते किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को परवानगी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है और फ़िलहाल नांदेड़ में लॉकडाउन है। देर रात में नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए, जिसमें 400 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें गुरुद्वारा बोर्ड के अधिकारी और पदाधिकारियों के भी नाम शामिल है। कल से जो फुटेज, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसी पर अब दंगेखोरों की शनाख्त की जा रही है और उसके बाद इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, इस तरह का आश्वासन नांदेड़ के पुलिस अफसरों ने दिया है। मुजीब शेख, न्यूज़ 18 इंडिया, नांदेड़। और इस वक्त नांदेड़ से हमारे सहयोगी मुजीब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीब, लोगों की लापरवाही की वजह से ही महाराष्ट्र अभी भी पहले पायदान पर है और पिछले साल भी जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी तब भी महाराष्ट्र पहले पायदान पर था। ये चिंता का विषय, लेकिन ये नांदेड़ की तस्वीर तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जरा बताइए कि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कैसे, वो भी तब जबकि पाबंदी थी प्रशासन की तरफ से। जी हाँ, सही कहा आपने कि कोरोना के यहाँ पर भी मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते पिछले 25 मार्च से नांदेड़ को पूरी तरह से लॉकडाउन किया है। हर तरह की पाबंदी जिला प्रशासन ने लगाई है। सभी धार्मिक स्थल, चाहे फिर वो मस्जिद हो या मंदिर हो, गिरजाघर हो, बौद्ध विहार हो या गुरुद्वारा, सभी पर पाबंदी लगाई है। दर्शन के लिए पूरी तरह से बंदी है और इसी के चलते बीच में होली का जो उत्सव है वो आ गया और हर होली को जो नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है यहाँ पर पारंपरिक तरीके से ये बड़ा पैमाने पर जुलूस हर साल निकाला जाता है। मगर इस साल पाबंदी होने की वजह से गुरुद्वारा बोर्ड ने पहले से आह्वान किया था, गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता पत्रक जारी किया था कि किसी भी तरह से नियमों का पालन करना है, किसी भी तरह से कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। पारंपरिक जो विधियां है वो किसी तरह से इस साल नहीं होगी, लेकिन कल ऐन वक्त 4 बजे के बाद से भीड़ वहां पर जमा होना इकट्ठी हुई और भीड़ को गुरुद्वारा बोर्ड के जो पदाधिकारी है वो अच्छी तरीके से समझा रहे थे। पुलिस के अफसर भी उन्हें समझा रहे थे कि आपको परमिशन नहीं, इतनी ज्यादा तादाद में आप नहीं आ सकते, कोविड के नियमों के अनुसार लॉकडाउन। मुजीब, लौट रहे हैं आपके पास। विवेक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, यानी मुजीब बता रहे हैं कि सरकारी इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी थी, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी, पूरी तरीके से लॉकडाउन था, फिर कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई? कैसे इस भीड़ को यहाँ पर इकट्ठा होने दिया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार? गायत्री, देखिए ये बिल्कुल जायज सवाल है जिसको लेकर प्रशासन अब कई लोगों से पूछताछ भी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा हुई अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करती है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि नांदेड़ में पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस के मामले वहां पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में होली के समय गुरुद्वारे में जो सैकड़ों की संख्या में वहां पर भक्त पहुंचे हैं, आखिरकार कैसे पहुंचे? और आप साफ तौर पे विजुअल में भी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं वो भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस साल जुलूस ना निकाले। उसके बावजूद लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ गुरुद्वारा बोर्ड के सचिव रविंद्र सिंह बंगई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी, पूरी तरीके से पाबंदी थी नांदेड़ में कि किसी तरह का कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं होगा गुरुद्वारे में, ना दूसरे धार्मिक स्थलों में, फिर कैसे इतनी भीड़ इकट्ठा होने दी गई? हमने गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से पहले ही प्रशासन के साथ में जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी के साथ मिलके पूजनिक हमारे पंच प्यारे साहिबान सबने हमने मीटिंग लेके हमने अंदर करने का निर्णय भी लिया। सांकेतिक तौर पे जो परंपरा भी ना टूटे और ये जो कोविड का प्रभाव जो पूरे महाराष्ट्र में खास करके नांदेड़ जिले में बढ़ रहा था, तो हमने इस वजह से हमने खुद सांकेतिक तरीके से वहां करने का निर्णय लिया था। कुछ नौजवान अति उत्साही वो लोगों ने आके इतना ज्यादा उसमें ये किया उन्होंने। रविंद्र जी, अति उत्साही इन लोगों ने तलवार से पुलिस पर हमला किया है और आप कह रहे सांकेतिक तौर पर, जब पूरी तरीके से पाबंदी थी, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं ना तो किसी ने मास्क लगाया और सोचिए इतनी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। आप कह रहे हैं कि सांकेतिक तौर पर परंपरा भी ना टूटे, वो भी तब जब पूरी तरीके से पाबंदी थी, और ये पाबंदी तो लोगों के लिए ही थी ना। हमने सिर्फ हमारे लोगों को, हमने किसी के लिए ना आह्वान किया आने के लिए, ना कुछ किया हमने। फिर कहां से आ गई ये भीड़? हाँ, हमने आह्वान किसी को भी नहीं आने के लिए नहीं किया। फिर कौन ये लोग थे? हाँ, ये जो लोगों ने किया
हम उसका निषेध करते हैं। जो घटना का गुरुद्वारा बोर्ड, आपने खुद देखिए, जो गुरुद्वारे का गेट लगे वाला था, वो गेट पूरा ढकेल के तोड़ के बाहर आए। गुरुद्वारा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ पूरा मदद खंडे से खंडा मिला के काम। पर ये कौन लोग थे रविंद्र जी? ये पुलिस ट्रेस कर रही ना उनको, जो लोग थे ना, पुलिस सभी को ट्रेस कर रही ना अभी वो। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दिन पहले बवाल की शुरुआत कैसे हुई आपको बता दें। बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब होली का जुलूस निकालने से रोकने पर नाराज भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वालों पर भीड़ ने तलवार से हमला किया और कईयों के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां मौजूद गाड़ियों को भी बनाया गया निशाना। थोड़ी देर में वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। यह बवाल उस वक्त हुआ जब वहां गुरुद्वारे से होली के दिन जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिस पर कोरोना की वजह से प्रशासन ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां जुलूस निकाला गया। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 लोगों की गिरफ्तारी, 300 के करीब लोगों पर केस दर्ज हुआ है। साधारणतः 300 ते 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत। शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। तो पुलिस कह रही है कि जांच कर पूरी कार्रवाई होगी। 16 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ की। महाराष्ट्र वो जगह 35,000 के करीब कोरोना के केस सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में, वो भी। और इस सब के बीच जगह जगह अलग अलग राज्यों में, माफ कीजिए, अलग अलग जिलों में लगातार सख्ती सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। इस सब के बीच नांदेड़ में लॉकडाउन लगाया गया था। किसी भी तरीके के कार्यक्रम पर पूरी तरीके से पाबंदी थी, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम ही क्यों ना हो। इसके बावजूद जो भीड़ थी वो गुरुद्वारे में मौजूद थी। ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा था, ना मास्क लगाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाबंदी के बावजूद लोग इकट्ठा हुए, जुलूस निकाला। और इस सब के बीच जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो देखिए किस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया। भीड़ बेकाबू हो गई, तलवारों से पुलिस पर हमला किया गया और इस बीच 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं।